नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 24 अगस्त को भूपेश बघेल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से जिस तरह से भिड़ गए, रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर जिस तरह के उन्होंने तेवर दिखाए, उसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हीं बजरंगियों के साथ जिस तरह से गुंडागिर्दी की, बाकायदा उनका अपहरण किया और इस मामले में अब बहुत बवाल मच चुका है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदूवादी संगठन जहां एक ओर आक्रामक हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल के समर्थक भी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने लगे। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस लाठियां भाजने लगी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 24 अगस्त को तब हुई थी जब भूपेश बघेल अपने से कहीं जूनियर देवेंद्र यादव के लिए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जा रहे थे। उनके घर के निकट, जहां उनका घर है पदुम नगर भिलाई 3, वहीं निकट सिरसा चौक चौराहे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन जय श्री राम के नारे से आपत्ति हुई या भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे से, कारण चाहे जो भी रहा हो, भूपेश बघेल जिस तरह से आक्रामक होकर सड़क में उतरकर जिस तरह से व्यवहार करने लगे, वीडियो में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। मामले की शुरुआत यहीं से हुई थी। आरोप लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रास्ता रोक दिया गया है, जबकि हमने भी जमीनी पड़ताल की तो ये आरोप एकदम गलत पाए गए। आप वीडियो एक बार फिर से गौर से देखें, किस तरह से भूपेश बघेल खुद उतर कर आए और तमतमाते हुए वहां मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गए। अब बात इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। दरअसल इस वीडियो के बारे में जैसे ही भूपेश बघेल को जानकारी मिली तो वो खुद ऑन कैमरा स्वीकार करने लगे कि मैं खुद गाड़ी से उतर गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भूपेश बघेल खुद गाड़ी से उतरकर बजरंगियों से भिड़ गए तो ऐसे में उनका रास्ता कहां और किसने रोका? अब इस घटना की पूरी वजह भी सामने आ रही है। दरअसल महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल जहां 508 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी वाले मामले में मुख्य आरोपी हैं, और इस मामले में जैसे ही गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सीबीआई जांच का ऐलान किया, तब से भूपेश बघेल की रातों की नींद उड़ी हुई है। वो परेशान हैं, तमतमाए हुए हैं। वो हर हाल में जेल नहीं जाना चाहेंगे। जांच एजेंसियों ने जिस तरह के एविडेंस न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिस तरह से एफआईआर प्रस्तुत की गई है, इस मामले में अब चूंकि सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, ऐसे में भूपेश बघेल खुद को बेचारा साबित करने के लिए यह बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ, उनका रास्ता रोक दिया गया। भला जय श्री राम के नारे के साथ कोई उनके मुर्दाबाद के नारे कैसे लगा सकता है? यह घटना तो थी 24 अगस्त की, लेकिन 26 अगस्त की शाम उनके समर्थक नगर निगम भिलाई 3 के महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर और कुछ पार्षद बजरंग दल के एकदम युवा लड़कों को खोजना शुरू करते हैं। केजी फिटनेस सेंटर में जाकर अमित लखवानी और गिनीश साहू को खोजना शुरू करते हैं। जिम के नीचे चाय पीते अमित लखवानी उन्हें मिल जाते हैं। उसके बाद वहीं उनकी बुरी तरह पिटाई होती है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाकायदा अपहरण किया गया। अपहरण कर अमित लखवानी को गाड़ी में बिठा लिया गया। मारते पीटते उसे थाने ले गए। इसकी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें महापौर निर्मल कोसरे के अलावा पार्षद टी रमन्ना राव, सभापति कृष्णा चंद्राकर, अभिषेक वर्मा, पप्पू चंद्राकर, नजरुल इस्लाम, अशफाक अहमद और अन्य कई इसमें आरोपी बनाए गए हैं। जनता के द्वारा चुने गए पार्षद, सभापति, महापौर अच्छी तरह कानून को जानते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है किसी का अपहरण कर उसे मारते पीटते थाने ले जाने के बाद कैसी प्रतिक्रिया आएगी। सब कुछ जानबूझकर सोच समझकर किया गया। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी पुलिस के सामने अपहरण किए गए। अमित लखवानी के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जैसा कि होना ही था, क्रिया की फौरन प्रतिक्रिया भी आ गई। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य कई हिंदूवादी संगठन भी थाने पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश वर्मा, वैशाली नगर के भाजपा विधायक रिकेश सेन सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने में जाकर किस कदर हंगामा करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। 7 बजे के आसपास हम सबको जानकारी लगी कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते हुए, उठाकर अपहरण करके शहर में घुमाते हुए, मारते हुए
थाने तक लाए और थाने के कैंपस के अंदर भी मारपीट किए, थाने के अंदर मारपीट किए। उसके बाद हम सबको जानकारी लगी तो हम सब आए और FIR करवाए। उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें उनके ऊपर अपहरण का, लूट का और अन्य मामले जो मारपीट किए हैं, उन सभी केसों को लगाने के लिए हम कांग्रेस के 4-5 लोगों का नाम है, 6 लोगों का, जिसमें कृष्णा चंद्राकर, निर्मल कोसरे और कुछ अन्य लोग हैं, उन लोगों के ऊपर FIR हुई है। देखो, सरकार उनकी भी रही है और सरकार हमारी भी है। अब भूपेश बघेल जी को बजरंग दल के टेंट में जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने जिस प्रकार से बजरंग दल के टेंट में जाके गाली गलौज करने का प्रयास किया और उनके साथ बदतमीजी की, इस कारण से, और कांग्रेस के लोग भूपेश बघेल सरकार चलाए हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि SP गुंडा नहीं होता, SP सेवा करने के लिए होता, पुलिस प्रशासन सेवा करने के लिए होती है। उन्होंने सेवा करने के रूप में अपना शपथ ली है। उनको गुंडा कहना, बजरंग दल के सेवा भावी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना, भूपेश बघेल का नेचर समझ में आता है कि उनके क्या नेचर है। रात के इस भारी बवाल के बाद मामला FIR तक पहुंचता है। FIR के बाद अगले दिन सुबह भी जमकर पॉलिटिकल ड्रामा होता है। आज जो उनके गुंडे हैं वो बजरंग दल के साथियों को किडनैप करने का काम उन्होंने किया। भूपेश बघेल के दाहिने हाथ कृष्णा चंद्राकर और उनके साथी पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई 3 के महापौर निर्मल कोसरे के द्वारा जिस प्रकार एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, उसे मारा जाता है, थाना में घुस के मारा जाता है, ये सारा चीज बताता है कि भूपेश बघेल अभी भी गुंडे पाल रहे हैं। भूपेश बघेल जैसा चाहते थे वैसा हो भी रहा है। वो चाहते थे कि वो खुद को बेचारा साबित करें। महादेव सट्टा वाले मामले के अलावा शराब घोटाले के एक बड़े मामले में भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है। फिलहाल CBI जांच के आदेश 508 करोड़ के एक्सटॉर्शन मनी वाले मामले में हुआ है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के बवाल और हंगामे के बाद आखिरकार कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध कई संगीन धाराओं में मामला मुकदमा दर्ज हो जाता है। उनके विरुद्ध BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, 140(3) जो कि अपहरण की धारा है, इसके अलावा धारा 189(2), 190, 296, 251(2), 115(2) और BNS की धारा 3(5) के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया गया है। रात की गुंडागर्दी के बाद सुबह बवाल तो कटना ही था। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता धरना देने पहुंच गए। भिलाई 3 थाना राजनीति का मंच बन गया। जिस तरह से नारेबाजी हुई, पुलिस के साथ जो धक्का मुक्की की गई, कई फुटेज हमारे पास हैं। मौके के इन वीडियो को आप एक एक कर गौर से देखिए, किस तरह पुलिस के साथ धक्का मुक्की की जा रही थी। बाकायदा पूरे इंतजाम किए गए थे, चाय से लेके सारे बंदोबस्त, टेंट भी लगाए गए थे, काफी लंबा चौड़ा मंच सजाया गया था। दूर दराज से भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। भूपेश बघेल के समर्थन में उन्हें बेचारा बताने के लिए यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि वाकई उनका रास्ता रोका गया था या नहीं रोका गया था। आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, जैसा कि भूपेश बघेल खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो खुद गाड़ी से उतरे थे। फिलहाल आप इन वीडियो को गौर से देखिए, किस तरह से व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस बारे में भिलाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने भी अपनी मजबूरी बताई। पुलिस प्रशासन जो है शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रही है। परसों जो है भूपेश बघेल जी जा रहे थे शांतिपूर्ण, पूरे के पूरे कार्यकर्ता लोग बिना सूचना के, बिना जानकारी के उनका रास्ता रोके, उनके गाली गलौज किए। उनके विरोध में हम लोग जो है यहाँ पर आज प्रदर्शन रखे हैं। एक कहावत है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि भी उल्टी काम करने लगती है। भूपेश बघेल ने अपने बचाव में जो कुछ ताना बुना तैयार किया, वो उसमें खुद ही फंसते जा रहे हैं। फिलहाल मामला महादेव सट्टा ऐप का है, जिसकी CBI जांच की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा शराब घोटाले वाले मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बाकायदा आगामी योजनाओं का खुलासा किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी महादेव सट्टा वाले मामले में साफ तौर पर कह दिया, अपराधी कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। जांच के दौरान ये फाइंडिंग है। एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अभियुक्तों याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है। और अपराध की अनुमानित आय लगभग 2161 करोड़ है। FIR में नौकरशाहों, राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 70 नामित व्यक्ति हैं।
और वर्तमान में यह एक संगठित अपराध का मामला, ये सभी उसी के अंश है। अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूँ। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। इन दोनों के बयानों से ही भूपेश बघेल और उनके समर्थक खासे परेशान हैं, क्योंकि भूपेश बघेल 508 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी लेने के नामजद आरोपी हैं महादेव सट्टा वाले मामले में। महादेव सट्टा ऐप वैसे तो दुबई से संचालित हो रहा है, लेकिन इसका मकड़जाल छत्तीसगढ़ से फैलता हुआ पूरे भारत और कई प्रदेशों में पहुंच चुका है। फिलहाल ये कारोबार 11,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। 500 से ज्यादा बेनामी खाते पकड़े गए हैं। पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया है वो ऐसे सफेद पोश हैं जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार को पैसे पहुंचाते थे, एक्सटॉर्शन मनी पहुंचाते थे, जिनमें एक प्रमुख नाम है चंद्रभूषण वर्मा, जो वैसे तो पुलिस के सहायक उप निरीक्षक थे, लेकिन इनके अलावा जो सफेद पोशों के नाम सामने आ रहे हैं वो है भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, उनके पुराने ओएसडी मनीष चंद्राकर, आशीष वर्मा, जिनके घरों पर साल भर पहले छापेमारी तब की गई जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। जिस दिन उनका जन्मदिन था तब छापेमारी की गई। ईडी और ईओडब्ल्यू ने जिन्हें आरोपी बनाया है इस मामले में वो हैं रितेश कुमार यादव, राहुल वक्टे, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, सुनील दम्मानी, भीम सिंह यादव, अमित अग्रवाल, अर्जुन सिंह यादव, नीतीश दीवान, किशन लाल वर्मा और सहदेव यादव सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। ये वो नाम है जो इस सट्टेबाजी के धंधे के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के बेहद करीबी थे। वही सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जिन्होंने खुद मुझे ईमानदारी से समाचार दिखाने के लिए 50-50 लाख के 2 मानहानि के नोटिस दिए, डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लगातार ऐसे देश विरोधी लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। इस सट्टेबाजी के धंधे को फलने फूलने देने और मुख्यमंत्री के रूप में अपना आशीर्वाद देने के लिए भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई है। भूपेश बघेल के विरुद्ध सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे अब कसने वाला है। वैसे तो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी भूपेश बघेल को हो सकता है महादेव सट्टा वाले मामले में सबूतों की कमी के कारण हो सकता है उतना डर ना हो जितना शराब घोटाले वाले मामले में वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले की भी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। हो सकता है ये मामला भी सीबीआई को दे दिया जाए, तब तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मामला बेनामी संपत्तियों से जुड़ा है, उनकी रिश्तेदारी से जुड़ा है, ऐसी ढेर सारी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध है। शराब घोटाले वाले मामले में भूपेश बघेल सरकार के करीबी अफसर आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव और भूपेश बघेल की बेहद खासम खास सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने अब तक जांच की और जांच के आधार पर आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला यह मामला 2161 करोड़ रुपए के घोटाले का है, जिसकी चार्जशीट पेश की जा चुकी है। जब जब किसी मामले में सौम्या चौरसिया का नाम आता है तो साफ तौर पर उंगलियां भूपेश बघेल पर उठती है, क्योंकि सौम्या चौरसिया राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। जिस तरह से वो भूपेश बघेल शासन में पूरा छत्तीसगढ़ चला रही थी,
थी। यहाँ तक भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके गृहग्राम पाटन के कुरुडी में भी, उनके पैतृक ग्राम में भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी। 22 से ज्यादा बेनामी प्रॉपर्टियां सौम्या चौरसिया से बरामद की गई। करीब 100 करोड़ से ज्यादा का बेनामी लेन देन पता चला। अभी फिलहाल सौम्या चौरसिया कोल स्कैम वाले मामले में जेल में बंद है। शराब घोटाले वाले मामले में सौम्या चौरसिया और भूपेश बघेल की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली है। यही कारण है कि अब सड़कों पर उतरकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से वो भिड़ गए। कोशिश की थी कि वीडियो न बने, लेकिन वीडियो ने सब कुछ जाहिर कर दिया किस तरह से भूपेश बघेल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ने के लिए खुद अपनी गाड़ी रोककर उतरे थे। फिलहाल उनकी ये स्कीम काम नहीं आई। वैसे कांग्रेस की ओर से जात पात के मुद्दे पर, जाति आधारित जनगणना के नाम पर जिस तरह से जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, जिस तरह से वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब यूपी से आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी गहरी बातें कही है, खासकर सनातनी समाज को एकजुट करने के लिए। उन्होंने एक लाइन में जो बातें कही है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आपको गौर करना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि राजपूत के साथ लगातार बने रहें। चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मार्गदर्शन देते हुए कमेंट जरूर करें। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। नमस्कार।